हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज कर रहे हैं, तो उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 7 पार्ट में क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके पहले 7 पार्ट में वीडियो बनाई जा चुकी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और हम धीरे धीरे करते करते, मतलब कि आज मैं जोड़ रही थी कि कितने क्वेश्चन पेपर हैं, तो 23 क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक, 23 क्वेश्चन पेपर हैं। और मतलब 23 तो प्राइमरी के हैं, 23 अपर प्राइमरी के हैं, और 15-15 क्वेश्चन पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो लगभग हमें 90 से 92 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। 90 से 92 वीडियोस बनानी पड़ेंगी, तभी जाके हमारा ये C-टेट का जो CDP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें सिर्फ CDP वाला पोर्शन ख़त्म होगा। तो अगर आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, ताकि तभी मैं वीडियोस मतलब अच्छे से बना पाऊँगी। नहीं तो फिर मुझे लगेगा कि कोई देख नहीं रहा है, तो फिर मुझे बनाने से वीडियो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर C-टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं और आपने जहाँ से भी पढ़ा है उसको आप तैयार कर लेते हैं, तो आपका बहुत अच्छा, मतलब 1 महीने के अंदर आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा समय चाहिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिनको प्रॉब्लम है, अगर वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएँ तो इतना है कि मेरा दावा है कि उनका पेपर ज़रूर निकलेगा। क्योंकि लोग कमी वही करते हैं प्रैक्टिस करने में। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, तो यही पता नहीं चलता है। तो इसीलिए आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उसको पढ़िए ज़रूर, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ साथ करते जाएँ। और कोई भी प्रैक्टिस सेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी भी प्रकाशन की कोई भी प्रैक्टिस सेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास 2021 में इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आप अगर उसी को लगा ले तो आपका तो एकदम बढ़िया हो जाएगा पेपर, मतलब बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा आपका। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। इन चारों में से ऐसी कौन सी प्रथा है जो शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। तो छात्रों को शारीरिक दंड देना, तो दंड तो हम C-टेट में देते नहीं हैं, और ओरिजिनल में भी बच्चों को अब दंड देना मना कर दिया गया है। अगला है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, तो ये समावेशन मतलब कि इंक्लूजन, मतलब जोड़ने के लिए की बात नहीं कर रहा है जी। अगला है कि विविधता का सम्मान करना, तो हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि समावेशन का मतलब ये होता है कि अलग अलग योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं उनको एक क्लास में समाहित करना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शिक्षा में समावेशन का क्या मतलब है। मतलब कि जो स्पेशल बच्चे हैं उन्हें अलग स्कूल में ना पढ़ाया जाए, बल्कि उन्हें सेम ही स्कूल में पढ़ाया जाए जहाँ पे नॉर्मल बच्चे या फिर एवरेज बच्चे पढ़ते हैं। तो यही बात कह रहा है कि विविधता का सम्मान करना, मतलब अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनकी विविधता का हमें सम्मान करना होगा और उनको उस तरीके से लेकर चलना होगा आगे। तो यहाँ पे C ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि शिक्षा में समावेशन का मतलब क्या है, विविधता का सम्मान करना। अगर हम इंग्लिश वाले को देखें तो यहाँ पे इंक्लूजन इन एजुकेशन का क्या मतलब है, इसको प्रमोट करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे क्या होगा, पनिशमेंट देना तो बिल्कुल नहीं सही है, कंपटीशन के लिए पढ़ाना बिल्कुल नहीं सही है। हाँ, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो मतलब बच्चों में डाइवर्सिटी है, जो बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चों में जो भी विविधता है, विभिन्नताएँ हैं, डिफरेंसेस हैं बच्चों में, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको स्वीकार करना और उसके हिसाब से अपना पेडागॉजी, अपना पाठ्यक्रम उस तरीके से बनाकर बच्चों को पढ़ाना। तो यहाँ पे C ऑप्शन बिल्कुल सही है। और स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, ऐसा मतलब समावेशन में शिक्षा का इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे C ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो आए हैं सही से, मतलब ऐसा बहुत ही कम थियरी के क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए, मतलब कि पियाजे, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर और लेओ वाइगॉत्स्की, इन सब के क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो सारे क्वेश्चन जो है वो कॉमन सेंस पर बेस्ड आते हैं। मतलब कि आपने जो पढ़ा है उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे एग्जाम में, वही है आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। कहीं से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। कितना भी आप नोट्स बना के रख लेंगे, लेकिन जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला।
तो निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी दिव्यांगता है। इस क्वेश्चन पे हमने कल भी बात किया था, मतलब पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था, अभी भी बात कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में जो आया था अब यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया है कि जहाँ पे हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोई ऐसा बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि 2 मिनट आपके साथ बैठ रहा है, फिर 2 मिनट कहीं और चला जा रहा है, फिर कोई काम 2 मिनट कर रहा है, 2 मिनट में कोई और काम कर रहा है। तो उनको कौन सी प्रॉब्लम है? जो किसी भी कार्य में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर कौन सा विकार है या फिर मतलब कौन सी क्या बोलेंगे डिसेबिलिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलेंगे? ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार। इसको आप इंग्लिश में याद रखिए। एक बार हम इसके इंग्लिश वाले ऑप्शन को देखते हैं। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो आप उसके इंग्लिश वाले ऑप्शन को देखिए। तो यहाँ पे पेइंग अटेंशन एंड सस्टेनिंग लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वॉल्वमेंट इन टास्क। किसी भी काम में मतलब लंबे समय तक रुक पाना, टिक पाना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और उस पर ध्यान केंद्रित कर पाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये कौन सा डिसऑर्डर है? तो ये क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम कि ADHD बोलते हैं। ADHD, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ADHD बोलते हैं और इस पर हमने कल एक क्वेश्चन किया भी था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आप इसको इंग्लिश में याद रखिए। डिसग्राफिया मतलब कि राइटिंग में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिसग्राफिया होता है। डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग डिसऑर्डर होता है। और विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब कि आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, या फिर जैसे कि हमें दूर से देखने में प्रॉब्लम है, हमें पास से देखने में प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो विजुअल इम्पेयरमेंट में आएंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ध्यान देने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हमें अटेंशन रखने में प्रॉब्लम हो रही है, फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है किसी भी काम में लंबे समय तक। वो कौन सी बीमारी है? वो ADHD है। और शॉर्ट्स जो अभी आजकल बन रहे हैं उसके उस तरीके से अगर होता रहा तो आगे आने वाले हर व्यक्ति को ADHD की बीमारी हो जाएगी। 1 मिनट में कुछ और देखेंगे, 1 मिनट में कुछ और देखेंगे, इस तरीके की। तो यहाँ पे A ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? तो यहाँ पे सीधे से बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी और CDP में तो आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे भी वहाँ भी इसके क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुभाषावाद मतलब कि विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थी का मतलब यह है कि एक क्लासरूम में अलग अलग भाषा वाले बच्चे हैं। जैसे कि एक सपोज कर लेते हैं कि जैसे मैं एक क्लास में पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे बंगाली बोलने वाले बच्चे भी हैं, वहाँ पे बिहारी बोलने वाले बच्चे भी हैं, राजस्थानी बोलने वाले बच्चे भी हैं, गुजराती बोलने वाले बच्चे भी हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? क्या करना चाहिए शिक्षक को वहाँ पे? तो उसमें बहुभाषावाद को बढ़ावा देना चाहिए या अलग अलग कर देना चाहिए कि ये भाषा का ये व्यक्ति है वो अलग रहे, वो अलग रहे, वो अलग रहे, या नामीकरण कर देना चाहिए या उन्हें नाम दे देना चाहिए, या फिर रूढ़िवादिता से उन्हें संबोधित करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसका एक टैगलाइन ही है कि बहुभाषावाद को हम एक एसेट के रूप में देखें, एक पूंजी के रूप में हमें देखना है बहुभाषावाद को क्लासरूम में। तो बहुभाषावाद को बढ़ावा देना चाहिए। तो विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को बहुभाषावाद को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि राजस्थानी के कुछ वर्ड्स को अदर बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बंगाली वाले कुछ वर्ड्स को अदर बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें मतलब अलगाव महसूस ना कराया जाए कि उनको ये लैंग्वेज नहीं आती है, उनको वो अपनी ही लैंग्वेज बोले, या मतलब उन्हें सेग्रीगेट या अलग नहीं करना चाहिए क्लास में। तो बहुभाषावाद को बढ़ावा देना चाहिए और ये एक रिसोर्स है क्लासरूम का। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी पेडागोजी में हेल्प करेगी। मल्टीलिंग्विज्म को जो है बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया फॉर कम्युनिकेशन विल हेल्प इंक्लूजन ऑफ, मतलब कि हम क्लासरूम में अगर हम मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए तो वो किस टाइप के बच्चों को हेल्प करेगा? क्या वो इंटेलेक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ वाले बच्चों को हेल्प करेगा, गिफ्टेड बच्चों को हेल्प करेगा मतलब कि प्रतिभाशाली बच्चों को हेल्प करेगा, या ऑटिज़म वाले बच्चों को हेल्प करेगा, या फिर डिसलेक्सिया वाले बच्चों को हेल्प करेगा? तो इसमें कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं कि इसमें ये सारे बच्चों को हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें आप सारे ऑप्शंस को टिक करेंगे, 1 2 3 4 नहीं, ये सारे
सारे बच्चों को हेल्प करेगा। अगर हम क्लासरूम में मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो सीखने में वो सारे बच्चों को मदद करेगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगर हम इसके हिंदी वर्जन को देखें तो क्या है कि संचार के लिए बहु माध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। अगर हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं क्लासरूम में तो हमें किस में मदद मिलेगी? बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्रों में को मदद मिलेगी, प्रतिभाशाली छात्रों को मदद मिलेगी, स्वलीनता वाले छात्रों को मतलब कि ऑटिज्म वाले बच्चों को मदद मिलेगी, और डिसलेक्सिया वाले बच्चों को मदद मिलेगी। तो सबको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वह आप आंसर को क्या टिक करेंगे? डी ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे, क्योंकि इसमें सारे बच्चों को हेल्प मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अलग से क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं इस पेपर में भी। तो सारे क्वेश्चन जो है नॉर्मल ही आए हुए हैं। हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इस बार ज़्यादा आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? इसके एक बार हम इंग्लिश वाले वर्जन को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गूढ़त वैकल्प पता नहीं क्या क्या दिया है। इसकी हिंदी बहुत खतरनाक लिखी गई है, पता नहीं कहाँ से ट्रांसलेट करा के आए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से मतलब चारों में से ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जो कि ऐसा कौन सा डिसऑर्डर का नाम है जो कि उसको सही से डिफाइन किया गया है या फिर मैच किया गया है वहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में पूछा गया है। डिसकैलकुलिया में क्या होता है कि हमें मैथ्स वाली प्रॉब्लम होती है, मैथ्स में मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, या फिर 6 को 9 लिखेंगे, 9 को 6 लिखेंगे, ये सब प्रॉब्लम मतलब कि डिसकैलकुलिया में क्या होता है कि मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, मतलब कि डिसकैलकुलिया वाले बच्चों को कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने देना चाहिए। तो डिसकैलकुलिया वाले बच्चों को कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने देना चाहिए। अगला है कि डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया वाले बच्चों को लंबे लंबे ऐसे लिखने के लिए दी जानी चाहिए। अगला है कि विजुअल इम्पेयरमेंट, प्रोवाइड रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्या है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब कि जो बच्चे उनको आंखों से देखने में प्रॉब्लम है, उनके आंखों में निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है, जो भी है उनकी आंखों में, तो मतलब कि जिनको आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो उनको रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर प्रदान करना चाहिए, जिससे कि ऐसा सॉफ्टवेयर दे जो कि उनको पढ़ के सुना दे। वो देख नहीं सकते तो वो पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनको ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें जिससे कि वो पढ़ सकें, टेक्स्ट को पढ़ सकें। ठीक, तो उनको ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें जिससे कि वो पढ़ सकें। ऑटिज्म वाले बच्चों को जो है वो इंक्रीजिंग विजुअल ओवरलोड, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब कि जिसके आंखों में प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों को ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें जिससे कि उनको पढ़ने में हेल्प मिल सके। यहाँ पे यही सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। इसको मतलब कौन सा पूछा गया कि करेक्टली मैच कर रहा है चारों में से, तो ये सबसे बेस्ट मैच जो है वो सी वाले का ही है। यहाँ पे अगर हम देखें कि गूढ़ज वैकल्य कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया जाए, जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम है आप उसको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के लिए मे भी दे भी सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और अगला अगर हम देखें तो क्या है, पठन वैकल्य मतलब कि डिसलेक्सिया, लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना, क्योंकि उनको लिखने पढ़ने में ही प्रॉब्लम हो रही है तो उनको बहुत लंबे लंबे निबंध देना, ये भी सही नहीं है। स्वालीनता मतलब कि ऑटिज्म, दृश्य अधिभार बढ़ाना, ये भी नहीं है। दृश्य हानि मतलब पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, मतलब कि थोड़ा सा अलग तरीके से इसे फ्रेम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हर बार डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ADHD ये से यही सब आ रहे थे, लेकिन इस बार जो है वो विजुअल इम्पेयरमेंट पे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि सक्रिय भागीदारी बच्चों के सोच को बढ़ावा देगा, सार्थक गतिविधियां भी बढ़ावा देंगी, सामाजिक भागीदारी भी बढ़ावा देंगी, क्योंकि ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। लेकिन जो निष्क्रिय रूप से सुनना है कि कोई बोल रहा है और मैं सिर्फ सुन रही हूँ, तो वो बच्चे की सोच को बढ़ावा नहीं देगी। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला है, अगर हम वही क्वेश्चन को इंग्लिश में देखें तो बच्चों की थिंकिंग को कौन बढ़ावा नहीं दे रहा है, तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ भी दे रही है, सोशल पार्टिसिपेशन भी दे रहा है, लेकिन पैसिव लिसनिंग जो है वो बच्चों की सोच को बढ़ावा नहीं दे रही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम
अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के लिए व्यवहारिक मतलब कि करके सीखने वाली गतिविधियों के या को की से छात्रों के अधिगम को की संभावना है, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक है, हमें भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्यवहारिक मतलब करके सीखने वाली गतिविधियों की, टालना तो हमें है नहीं, हमें बढ़ावा देना है, सुविधा देना। छात्रों के लिए व्यवहारिक मतलब करके सीखने वाली गतिविधियों मतलब सीखने वाली गतिविधियों को अगर सुविधा दे तो छात्रों के अधिगम को बढ़ने की संभावना है, ये भर सकते हैं इसमें। अगर और देखें तो ठहरने की संभावना है, हमें अधिगम को ठहराना है नहीं क्योंकि वो पानी तो है नहीं, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे रोकथाम वर्ड भी सही नहीं है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही जा रहा है कि अगर हम देखें कि छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों को सुविधा अगर हम प्रदान करें तो छात्रों के अधिगम को जो है वो छात्रों के अधिगम को बढ़ने की संभावना होगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे गतिविधियों में भाग लेते हैं और जो उनके संदर्भ से संबंधित होती है। छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे गतिविधियों में भाग लेते हैं जो कि उनके संदर्भ से संबंधित नहीं होती है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि छात्र सबसे अच्छा तभी सीखते हैं जब वो गतिविधियों में भाग लेते हैं और वो गतिविधि जो है वो उनके संदर्भ से संबंधित होती है। ये ऑप्शन अच्छा बन रहा है। अगला देखते हैं कि जब छात्र अर्थहीन गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल है नहीं कि अर्थहीन गतिविधियों में भाग लेंगे तो हमारा मन ही नहीं लगेगा करने में उसको। और यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं, तो ये भी नहीं है। मैकेनिकल एक्टिविटीज़ में सीखना मतलब कि एक ही तरीके से सब कुछ करते जाना, इसमें लोग बोर हो जाते हैं, इसमें सीख नहीं पाते। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि छात्र सबसे अच्छा तभी सीखेंगे जब वे उन गतिविधियों में भाग लेंगे और वे गतिविधियाँ जो है वो उनके संदर्भ से संबंधित होंगी। तो ए ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ए ऑप्शन एकदम सही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको सही दिख ही रहा है कि स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ एंड दैट आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला अगर हम देखें तो एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों से पूरी तरीके से अपरिचित क्षेत्र से हो। तो ये बिल्कुल है नहीं कि छात्र जो चीज़ जानते ही नहीं है तो उनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाए उस पर। उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हो, मतलब वो जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उससे बहुत दूर दूर का क्वेश्चन है, मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। और अगला अगर देखें कि पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं हो, तो ये भी नहीं सही है कि जो भी बच्चों से पूछा जाए वो उनके संदर्भ में हो, उनको समझ में आता हो, उनके संज्ञान में हो या फिर उनके बारे में थोड़ा कुछ भी जानते हो वो, मतलब हमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलना होता है, ना कि अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलना होता है। और पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित भी नहीं हो, ये भी गलत ही है। अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए प्रश्न पूछना चाहिए। आपने अगर BTC या B.Ed किया होगा तो आपने माइक्रो टीचिंग में मतलब कि पाठ योजना बनाते समय ये वाला पॉइंट आता था उसमें कि अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, उसके बाद टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, उसके बाद आप पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो to introducing a new topic, a teacher should ask question which relate the topic to be studied with what students already know। मतलब बच्चे क्या ऑलरेडी जानते हैं, जो जानते हैं उससे जोड़ते हुए बच्चों से क्वेश्चन पूछना। ठीक है, बच्चे जो जानते हैं उससे जोड़ते हुए उनसे क्वेश्चन पूछना। छात्रों का सामाजिक संदर्भ छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाती है। छात्रों का जो सोशियो कल्चरल रेफरेंस होता है, मतलब छात्रों का जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होता है, वो क्या करते हैं, सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं। कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, एकदम ही गलत है। ये ऑप्शन तो एकदम ही गलत है, क्योंकि इस समय लेव वाइगोत्स्की की बात आप याद कर लीजिए।
और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है। सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाता है। तो सामाजिक संदर्भ जो है वो सीखने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, आप सिर्फ वाइगोत्स्की को याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लर्निंग प्रोसेस, मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लर्निंग प्रोसेस में। कोई रोल है ही नहीं, बहुत कम रोल है, या फिर इसको इग्नोर ही कर दिया जाना चाहिए, ये सब बातें गलत हैं। समाज में रहकर जितना अच्छा, जितना बेहतर तरीके से बच्चे सीख सकते हैं, उतना वो अकेले नहीं सीख सकते। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। छात्रों से बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना चाहिए, छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, छात्रों को जो भी सामग्री मतलब बोर्ड पे लिखी गई है उसको कॉपी करेंगे तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ये एकदम ही गलत है। अगला है कि छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमें बच्चों के चिंतनशील कौशल को, मतलब सोचने की क्षमता को, क्रिटिकल थिंकिंग को बच्चों के बढ़ाना है हमें, तो उन्हें जो वो समझ, उनकी समझ है किसी चीज़ को लेकर, उसके बारे में हमें प्रश्न, बच्चे अपने मतलब जो भी वो समझ रखते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, उसके बारे में वो प्रश्न पूछेंगे अगर, तो उनकी सोचने की क्षमता का विकास होगा उससे। और रटने याद करने के लिए गद्यांश देने चाहिए, तो ये तो एकदम ही नहीं होगा। और छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध के द्वारा अनुकूलित करना, तो इससे भी जो है वो चिंतनशील कौशल नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। A teacher intend to facilitate reflective skill among her students. This can be done by, मतलब एक टीचर को अपने बच्चों में चिंतनशील कौशल को बढ़ाना है तो उनको क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए वो प्रश्न पूछने के लिए, जो मतलब उनको अपनी समझ से प्रश्न पूछने के लिए इनकरेज करना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन देखें कि एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित हमें बच्चों को किसी भी केस में नहीं करना है, तो बिल्कुल ही गलत है ये। छात्रों के द्वारा की गई भ्रांतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। नज़रअंदाज भी हमें नहीं करना है, भ्रांतियों को हमें समझना है, उसको दूर भी करना है, लेकिन उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत भी नहीं बनाना है। ऐसा भी नहीं है कि बच्चों के बारे में जो गलत कॉन्सेप्ट बने हुए हैं हम उसको मजबूत करते, तो ये भी नहीं होगा। छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाड़ प्रदान करनी चाहिए, मतलब कि स्कैफोल्डिंग या हेल्प देनी चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि एक शिक्षक को छात्रों को अपनी गलतियों को स्वयं ठीक करने के लिए हेल्प देना चाहिए। मतलब कि एकदम से आप उसकी गलतियों को ना ठीक करें, लेकिन बच्चों को आप मदद करें कि वो अपनी गलतियों को ठीक कर सके। छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाड़, मतलब कि स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि हेल्प प्रदान करनी चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। पाड़ का मतलब होता है सीढ़ी टाइप का, मतलब उसको आप एक सीढ़ी प्रदान कर दे, आप उसको एक हेल्प प्रदान कर दे जिसके बेस पे वो अपनी गलतियों को ठीक कर सके। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम इंग्लिश वाला वर्जन को देखें तो अ टीचर शुड, बच्चों को, एक टीचर को क्या करना चाहिए, तो स्कैफोल्ड स्टूडेंट्स टू करेक्ट दियर एरर देमसेल्व्स, मतलब बच्चों को स्वयं से अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए, हेल्प देना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है कि एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है, जैसा कि सबके साथ ऐसा होता है, और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है एग्ज़ाम से पहले और उसको बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है, तो उसकी ये जो इमोशनल सिचुएशन है, इमोशनल जो इसकी हौच-पौच हो रहे हैं उसके अंदर, उससे क्या होगा, यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा।
तो प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जो चीज़ हम जानते रहते हैं वो भी हम एग्ज़ाम में क्यों गलत करके आते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम लोग एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं, जो कि उनको आती होती हैं लेकिन वो गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं, वो अपने मतलब एंजाइटी को या स्ट्रेस को या फिर जो बहुत पैनिक हो जाते हैं उसको वो संभाल नहीं पाते हैं। तो ये आंतरिक प्रेरणा का कारण नहीं बनेगा। इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रदर्शन पे प्रभाव तो पड़ेगा, 2-4 क्वेश्चन का नुकसान हो ही जाता है। इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा, तो ये तो बिल्कुल होता ही नहीं है। अगला है कि यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि यह परीक्षा में प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। नकारात्मक रूप से प्रभावित ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे, बहुत लोग फेल हो भी जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों के साथ होता है कि 2-4 क्वेश्चन की मिस्टेक हो जाती है। मतलब ये मुझे आ रहा था, कन्फ्यूज़न हो गया, घबरा गए, इस क्वेश्चन का उसमें डाल दिया ऑप्शन, मतलब हो जाता है ऐसी प्रॉब्लम। इसीलिए हमें बोलते हैं कि एग्ज़ाम के पहले घबराना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलान कर रहा है? प्रेरणा का स्रोत और प्रेरणा का प्रकार। जिज्ञासा जो है वो आंतरिक प्रेरणा है। अगर हमारे समकक्षी मतलब सहपाठी, हमारे फ्रेंड, हमारे मित्र ने हमारी है मतलब प्रशंसा कर दी, सराहना कर दी, तो वो क्या होगा? वो आंतरिक प्रेरणा होगा? तो नहीं, ये बाहरी प्रेरणा होगा कि हमें मतलब बाहर से बहुत वाहवाही मिल रही है, बहुत मेरी प्रशंसा की जा रही है, तो वो बाहरी प्रेरणा है, वो बहुत दिन तक नहीं टिकने वाली है। जैसे ही आपको वाहवाही मिलना मतलब प्रशंसा आपकी होनी बंद हो जाएगी, आपका जो मोटिवेशन है वो भी गायब हो जाएगा। तो वो ये बाहरी है, आंतरिक नहीं है। शिक्षक जो प्रशंसा कर रहा है वो भी बाहरी है, आंतरिक नहीं है। मैच में अगर आपने एक ट्रॉफी जीत ली, कोई रिवॉर्ड जीत लिया, तो ये भी आंतरिक नहीं है, बाहरी है। जो जिज्ञासा है वो एक आंतरिक प्रेरणा है, मतलब हमारे अंदर जिज्ञासा आ रही है कि ये काम करना है, इसे हम करके रहेंगे, तो ये एक आंतरिक प्रेरणा है, ये बाहरी प्रेरणा नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड टाइप ऑफ मोटिवेशन में हमें करेक्टली कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाला करेक्टली मैच कर रहा है। और अगला है कि आज का लास्ट क्वेश्चन है ना ये, तो आज अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी भी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा? सुसाध्य का मतलब बढ़ावा नहीं देगा। ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि संप्रत्यय की समझ को, मतलब कि कोई भी हम कॉन्सेप्ट समझते हैं उसकी समझ को बढ़ावा नहीं देगा। छात्रों को शिक्षक के द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कह देना। तो पहला ही ऑप्शन आपको देख सकते हैं कि शिक्षक ने कोई नोट्स दे दिया और आप ले लीजिए और उसको छाप लीजिए अपनी किताब में, तो ये बच्चे की कॉन्सेप्ट को मजबूत नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन ही आंसर होगा। और देखते हैं, छात्रों से उस प्रत्यय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना। संप्रत्यय को कोई भी कॉन्सेप्ट है और मैंने बच्चों को बताया और बोला कि आप इस कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड में बताइए, कि आपने क्या समझा है। तो ये जो है वो बच्चे की संप्रत्यय की समझ को बढ़ावा देगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा गया है इसमें। विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरण से सिद्धांत बनाने के लिए कहना, तो बिल्कुल भी ये भी बच्चों की समझ को बढ़ावा देगा। अगर मतलब बहुत सारे जनरलाइज फैक्ट ले लिए गए, मतलब बहुत सारे पर्टिकुलर फैक्ट ले लिए गए और उससे हमें एक सिद्धांत को फॉर्म करना है, तो इसमें बच्चे की जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत बनेगा, ना कि मतलब बढ़ावा देगा, ये बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना, जैसे कि कोई आज कोई स्थिति पैदा कर दी गई और कभी और ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको इसमें क्या करना है, मतलब कि उससे जोड़ना, स्थिति को जोड़ने के लिए कहना। तो ये सब जो है बच्चे की समझ को बढ़ावा देंगे। लेकिन मैं टीचर ने मुझे कोई नोट्स दिया, कोई गाइड दिया और बोला कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है तुम जाके उसमें से इसको छाप लो, तो इससे कभी संप्रत्यय को बढ़ावा नहीं मिलता। और मैक्सिमम यहाँ पे इंडिया में, यूपी में जो भी स्कूल चलते हैं वहाँ पे गाइड से पढ़ा दिया जाता है, इसीलिए बच्चों का बेस इतना ख़राब हो जाता है कि उन्हें आगे जाके बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को पहले पता नहीं होता तो वो गाइड से लेके बस छापते रहते हैं, लेकिन आगे उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है इससे। तो इसीलिए समझा के पढ़ाना ही बेटर होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है।
तो आज भी हमने 15 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। ये जो 1 जनवरी 2022 का पेपर था, जिसका पेपर 1 और पेपर 2, हमने इसके सभी क्वेश्चंस को, मतलब कि सीडीपी के सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया है, जिसके लिए मैंने 4 वीडियोज़ प्रोवाइड की, जिसके लिए 4 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो 3 जनवरी 2022 का होगा, और उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। सीडीपी के 15 क्वेश्चन की सीरीज जो मैं ला रही हूँ, ये मैं एग्ज़ाम तक में सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूंगी, जिससे कि अगर आप इसको देखते हैं तो आपका सीटेट में कोई भी क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके सही होने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आगे कुछ सोच सकूँ। नहीं तो अभी तो मेरा प्लान है कि 90 से ज़्यादा ही वीडियो जो है वो सिर्फ सीडीपी की बनने वाली हैं। इतनी वीडियो जो है वो मुझे हिंदी में बनानी पड़ेंगी, इंग्लिश में बनानी पड़ेंगी, ईवीएस में बनानी पड़ेंगी, और एसएसटी में बनानी पड़ेंगी। बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ेंगी। लेकिन अगर मोटिवेशन मिला कि हाँ वीडियोस अच्छे से चल रहे हैं, उसको देखा जा रहा है, मेरा मेहनत ख़राब नहीं हो रहा है, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। नहीं तो फिर सीडीपी वाले पोर्शन को बना के मैं ख़त्म कर दूंगी। लेकिन फिर भी सीडीपी का 90 वीडियो में बना के रहूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।